गुड मॉर्निंग एवरीवन। हिंदी भाषा की अगली क्लास लेके मैं हाजिर हूँ आपके सामने। मैं कौन? मैं कोई भी हूँ, इससे क्या मतलब है, पढ़ने से मतलब है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का इतिहास। हिंदी भाषा के इतिहास को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो वीडियो के री एग्ज़ाम में आने के चांसेस है, और उसके अलावा आने वाले वनडे एग्ज़ाम्स में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे उन्हें हम पढ़ेंगे। ठीक है, मेरी बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि पढ़ाई पे ध्यान दो। बैकग्राउंड जैसे जब तक ऐसी नॉइज़ को इग्नोर नहीं करोगे तब तक क्या नहीं हो सकता, एग्ज़ाम निकल नहीं सकता ना। इग्नोरेंस बड़ी चीज़ है। तो आगे चलते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आकृति और रूप के आधार पर हिंदी कैसी भाषा है? तो वियोगात्मक और विश्लिष्ट भाषा है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आकृति और रूप के आधार पर कैसी भाषा है? तो वियोगात्मक और विश्लिष्ट भाषा है। उसके अलावा आपको पता होगा कि इंडिया में 4 भाषा परिवार पाए जाते हैं। पहला भारोपीय, दूसरा द्रविड़, तीसरा ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है ये चांस आने के कि सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो भारोपीय भाषा। कितने प्रतिशत भाग पर? तो लगभग 73% भाग ऐसा है जिस पर भारोपीय भाषा बोली जाती है। उसके अलावा इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है वो भारोपीय परिवार की भाषा है, उसके बाद द्रविड़, उसके बाद ऑस्ट्रिक और उसके बाद चीनी तिब्बती परिवार की भाषा बोली जाती है। आगे बात कर लेते हैं, तो भारतीय भाषा के काल पर बात कर लेते हैं, कौन कौन से काल होते हैं। तो जो भारतीय आर्य भाषा होती है उसे लगभग 3 कालों में बांटा जाता है। पहला होता है प्राचीन, फिर मध्यकालीन और फिर आधुनिक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इम्पॉर्टेंट है इनका टाइम पीरियड। 1500 BC से लेकर 500 BC तक होती है प्राचीन, फिर 500 BC से 1000 AD तक मध्यकालीन, और फिर 1000 AD से जो अब तक चलती आई है वो आधुनिक। इनमें से अगर पूछे तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जो काल है 1000 AD से लेकर के अब तक, वो इसका टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी गया है। ठीक है, तो इसमें से जो प्राचीन आर्य भाषा होती है इसको 2 भागों में बांटा जाता है। पहला वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। इनका टाइम पीरियड भी अलग अलग होता है। जो मध्यकालीन भाषा होती है इसे 3 भागों में, और जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा होती है उसे फिर से, इसे तो काफ़ी सारे कालों में बांटा गया है। ठीक है, कैसे बांटा जाता है देख लेते हैं। सबसे पुरानी जो होती है प्राचीन आर्य भाषा, इसे 2 भागों में बांटा जाता है। पहली वैदिक संस्कृत और दूसरी होती है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का टाइम पीरियड होता है 1500 BC से लेकर 1000 BC, और फिर 1000 BC से लेकर 500 BC किसका टाइम पीरियड है? लौकिक संस्कृत का टाइम पीरियड है। आई होप आपको पता होगा कि व्हाट इज़ BC एंड AD। ठीक है, BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व, और AD का मतलब होता है एनो डोमिनी यानी ईसवी। ठीक है, अगर हम ईसा मसीह के जन्म से काउंट करते हैं तो उसे हम 1 AD मानते हैं। उसके पहले के जो काल होते हैं उन्हें हम BC मानते हैं, और बाद के जो होते हैं उन्हें AD मानते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो ये डिटेल से हम फिर किसी शॉर्ट्स में समझा देंगे। कमेंट इफ़ अगर आपको इससे रिलेटेड कोई शॉर्ट चाहिए तो। ठीक है, वैदिक संस्कृत को छांस नाम से भी जाना जाता है, और ये नाम किसने दिया था? तो पाणिनि और यास्क ने दिया था। लौकिक संस्कृत को संस्कृत नाम से जाना जाता है, और ये नाम किसने दिया था? तो पाणिनि ने दिया था। अगर पूछा जाए कि आज की जो हमारी भाषा संस्कृत है, हम कहते हैं कि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, संस्कृत की बुक दो, तो वो कौन सी संस्कृत है? तो इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आज की संस्कृत कौन सी है? तो वो है लौकिक संस्कृत। मेरे कुत्तों की आवाज़ को प्लीज़ इग्नोर करें। आगे चलें। उसके बाद आती है मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा काफ़ी इम्पॉर्टेंट काल है। क्यों इम्पॉर्टेंट काल है? क्योंकि विभिन्न जो नए नए धर्मों का उद्भव पढ़ते हैं और विकास पढ़ते हैं, जैसे बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, तो वो सारा कहाँ आता है? वो मध्यकालीन आर्य भाषा में आता है। 500 BC से, ये वाला ही BC और AD है जिसकी मैं बात कर रही थी। ठीक है, तो 500 BC से लेकर 1000 AD तक कौन सा होता है? मध्यकालीन आर्य भाषा होती है, जिसे फिर से 4 भागों में बांटा जाता है। 500 BC से लेकर 1 AD। ये 1 AD वो है जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इससे पहले का जो टाइम पीरियड है उसे हम BC में काउंट करते हैं, और इससे बाद का जो है उसे AD में काउंट करते हैं। ठीक है, तो 500 BC से लेके AD तक है पाली भाषा। पाली पहली भारतीय देश भाषा के नाम से किसे जाना जाता है? तो पाली भाषा को जाना जाता है। पहली भारतीय देश भाषा किसे कहा जाता है? पाली को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगली होती है प्राकृत भाषा। अगली है प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा को
प्राकृत भाषा किस धर्म की भाषा थी? तो जैन धर्म की भाषा थी प्राकृत। बौद्ध धर्म की भाषा थी कौन सी? पाली। उसके बाद आता है अपभ्रंश। अपभ्रंश का टाइम पीरियड है 500 AD से लेके 1000 AD तक, ठीक है। उसके बाद आता है अवहट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अपभ्रंश का अपभ्रंश किसे कहा जाता है? तो अवहट को कहा जाता है। अपभ्रंश का अपभ्रंश किसे कहा जाता है? अवहट को कहा जाता है। और इसका टाइम पीरियड भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 900 AD से लेके 1000 AD तक इसका टाइम पीरियड होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसे फिर से 3 कालों में बांटा जाता है: प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कब से कब तक है? तो 1000 AD से लेकर अब तक मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है, इसे याद रखना है। इसे भी फिर से 3 कालों में बांटा जाता है: प्राचीन हिंदी जो 1000 AD से 1400 AD तक चलती है, मध्यकालीन हिंदी जो 1400 AD से लेकर 1850 AD तक चलती है। इसे 2 कालों में बांटा जाता है। किसको 2 कालों में बांटा जाता है? मध्यकालीन हिंदी को 2 भागों में बांटा जाता है, भक्ति काल और रीति काल में। जो भक्ति काल होता है वो 1318 से 1643 तक, और फिर रीति काल चलता है 1643 से लेकर 1843 तक। 1850 के बाद आ जाती है आधुनिक हिंदी, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड प्लीज। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है वो आपको ये क्रम याद रखना है, ठीक है। कौन सा क्रम याद रखना है? तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, प्राचीन हिंदी। प्राचीन हिंदी को प्रारंभिक हिंदी भी कहा जाता है, और उसके बाद खड़ी बोली। ये कम से कम भी नहीं तो 10 से 15 बार PYQ में पूछा जा चुका है, तो आपको ये याद होना चाहिए। कैसे? सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, अवहट, प्राचीन हिंदी और फिर खड़ी बोली, ठीक है। आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए मतलब होनी चाहिए, ठीक है। इसका और कोई ऑप्शन है नहीं। आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 1 लाइनर है। आदिकाल को हिंदी का शिशुकाल कहा जाता है। तो हिंदी का शिशुकाल किसको कहा जाता है? तो आदिकाल को कहा जाता है। हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी भाषा समूह जिसमें 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां आती है। आई होप आपको ये याद होगा, नहीं होगा तो कमेंट करना, इस पर भी हम एक क्लास बना लेंगे। जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और फिर पहाड़ी हिंदी, ये 5 भाषाएं होती है जिसकी 17 बोलियाँ होती है। ज़्यादा कोई काम नहीं है, 1 मिनट के एक शॉर्ट में आपको ये सारी भाषाएं याद करवा देंगे, ठीक है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगला जो MCQ है, तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाली एग्जाम्स में आने के बहुत बड़े चांस है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? स्वयंभू को कहते हैं। ब्रज भाषा साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ब्रज भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? वो है प्रद्युमन चरित सुधीर अग्रवाल का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। ब्रज भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो प्रद्युमन चरित बाय सुधीर अग्रवाल। अवधि की पहली कृति है चंदायन बाय मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद ने लिखी है चंदायन, अवधि भाषा की पहली कृति, ठीक है। ब्रज भाषा को गौरवान्वित करने का श्रेय किसको जाता है? तो कृष्ण भक्त कवियों को जाता है। बंगाल में कृष्ण भक्त कवियों द्वारा प्रचलित भाषा कौन सी थी? तो ब्रजबुली थी। और ब्रजबुली के नाम से किसे जाना जाता है? तो बांग्ला को जाना जाता है। कम से कम भी नहीं तो 10 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। ब्रजबुली के नाम से किसे जाना जाता है? तो पुरानी बांग्ला को जाना जाता है। सॉरी। बंगाल में सूफी कवियों द्वारा प्रचलित भाषा कौन सी थी? गोयारी या गोहारी, और ये अवधि का ही दूसरा नाम है, ठीक है। अवधि को साहित्य भाषा के रूप में प्रचारित करने का श्रेय किसको जाता है? तो सूफी या प्रेम मार्गी कवियों को जाता है। आधुनिक काल में साहित्य की सर्वप्रमुख भाषा कौन सी है? तो खड़ी बोली है, ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ क्या है। भारतीय जो भाषा है, आधुनिक भाषा है, उसके बाद से कुछ इम्पॉर्टेंट काल आते हैं। जस्ट अ सेकेंड।
आपने सुना होगा द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावाद, प्रगतिवाद युग। तो ये चीज़ें क्या होती है और कब से कब तक चलती है, इसके बारे में हम एक डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहला जो काल आता है वो आता है भारतेंदु पूर्व युग। देखो 1850 सन 1850 था ना, 1850 AD। तो 1850 AD से पहले के काल को हम क्या कहते हैं? 1850 AD से पहले के काल को कहा जाता है भारतेंदु पूर्व युग। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। 1850 से पहले के काल को कहा जाता है भारतेंदु पूर्व युग। भारतेंदु पूर्व युग के दो इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं खड़ी बोली के जो आरंभिक रचनाकार हैं उनसे रिलेटेड। तो आपको याद रखना है कि दो कवि तो जो थे वो फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर के बहुत फेमस हैं और दो फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर के बहुत फेमस हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, शायद आपको जानकारी हो इस बारे में। तो फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर के कौन थे? तो सदासुख लाल नियाज, जिन्होंने सुख सागर की रचना की, और उसके अलावा इंशा अल्लाह खान, जिन्होंने रानी केतकी की कहानी लिखी है। रानी केतकी की कहानी का ही दूसरा नाम है रानी केतकी की कहानी का ही दूसरा नाम है उदयभान चरित। किसने लिखी है? इंशा अल्लाह खान ने। और सदासुख लाल नियाज, जिन्होंने क्या लिखा है? सुख सागर लिखा है। उसके अलावा फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर के दो रचनाकार लल्लू लाल जी, जिन्होंने प्रेम सागर लिखा है, और सदन लाल मिश्र, जिन्होंने लिखा है नासिकेतोपाख्यान। इसी को चंद्रावती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का टाइम पीरियड 1850 से लेके 1900 AD। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। भारतेंदु युग 1850 से लेके 1900 तक। भारतेंदु युग में एक लेखक मंडल बहुत फेमस था जिसको भारतेंदु मंडल कहा जाता था। भारतेंदु युग में गद्य जो लिखा जाता था वो खड़ी बोली में, और पद्य जो लिखा जाता था वो ब्रज भाषा में लिखा जाता था। जो भारतेंदु नाम के जो कवि थे, जिसके नाम पे ये टाइम पीरियड का नाम पड़ा है, वो मानते थे कि खड़ी बोली में पद्य नहीं हो सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, कौन ऐसा मानता था कि खड़ी बोली में पद्य नहीं लिखा जा सकता? तो भारतेंदु मानते थे कि खड़ी बोली में पद्य नहीं लिखा जा सकता। और उनका विरोध किसने किया? तो अयोध्या प्रसाद खत्री ने उनका इस बात पर विरोध किया था। वो कहते थे नहीं लिखा जा सकता है, क्यों नहीं लिखा जा सकता? लेकिन भारतेंदु कहते थे कि नहीं लिखा जा सकता। उसके बाद आता है द्विवेदी युग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 1900 से लेके 1920। किसके नाम पर इनके नाम टाइम पीरियड का नाम पड़ा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। मोस्ट कंफ्यूजन होते हैं बच्चे हजारी प्रसाद द्विवेदी के, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, किसके नाम पर पड़ा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। 1903 में इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया है। आपको याद रखना है कि सरस्वती पत्रिका 1903 में शुरू नहीं हुई थी, शुरू हुई थी सन 1900 में। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन कब किया? तो 1903 में। ब्रज भाषा को बोली और खड़ी बोली को भाषा किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। उसके बाद आता है छायावाद का टाइम पीरियड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। छायावाद चलता है 1918 से लेकर 1936 तक। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। छायावाद का जनक किसे कहते हैं? तो जयशंकर प्रसाद को। छायावाद के चार स्तंभ किसे माना जाता है? तो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, इनका नाम क्या? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। इनको क्या कहा जाता है? छायावाद के चार स्तंभ कहा जाता है, और इन्हीं को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से जाना जाता है। इसमें कन्फ्यूज़न होती है, लेकिन आपको याद कैसे करना है? देखो, यही क्रम से याद करना है, प्रसाद, पंत, निराला, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा और फिर कन्फ्यूज़न भी कुछ नहीं होगी। छायावाद शब्द पहली बार किसने प्रयोग किया था? तो मुकुटधर पांडे ने प्रयोग किया था। ठीक है, छायावाद की लघुत्रयी किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा और राम कुमार वर्मा। इनको लघुत्रयी कहा जाता है। और छायावाद का शलाका पुरुष कहा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। ठीक है, उसके बाद आता है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद चलता है 1936 से 1942 तक। प्रगतिवाद के प्रवर्तक माना जाता है कार्ल मार्क्स को, और प्रगतिवाद का शलाका पुरुष नागार्जुन वैद्यनाथ मिश्रा, मिश्रा या मिश्र, जो भी है। उसके बाद आता है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद चलता है 1943 से बाद का जो काल है उसे हम प्रयोगवाद कहते हैं। ठीक है, साहित्यिक खड़ी बोली के विकास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो छायावाद को कहा जाता है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट MCQ देख लेते हैं। खालिक बारी एक शब्दकोश है, शब्दकोश यानी डिक्शनरी टाइप। तो
खालिक बारी किस भाषा का है? हिंदी फारसी भाषा का, हिंदी फारसी का मिक्सचर है कौन सा? खालिक बारी। और इसमें किसने अपनी रचनाएं की हैं? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो इस भाषा को प्रयुक्त करते थे, किसको? खालिक बारी को। और उसके बाद आता है रेख्ता। रेख्ता है अरबी और फारसी का शब्दकोश, इसको मीर गालिब ने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। खालिक बारी हिंदी फारसी का और रेख्ता अरबी फारसी का। ठीक है। दक्कनी हिंदी को उत्तर भारत लाने का श्रेय किसको जाता है? तो शायर वली दक्कनी को जाता है। खड़ी बोली की 3 शैलियाँ, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खड़ी बोली की 3 शैलियाँ, हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी। ठीक है। खड़ी बोली की 3 शैलियाँ, हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी। और किस किस ने अपनी रचनाएं की हैं? तो हिंदी में जयशंकर प्रसाद ने, उर्दू में मंटो ने और हिंदुस्तानी में प्रेमचंद ने अपनी रचनाएं की हैं। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कम से कम भी नहीं तो 10 से 12 बार MCQ में PYQ में पूछा गया है। कौन सा? असम का चैतन्य किसे कहते हैं? शंकर देव को। महाराष्ट्र का चैतन्य तुकाराम को। और गुजरात का चैतन्य नरसिंह मेहता को। हिंदी को आम बोलचाल की भाषा किसने कहा है? ग्रियर्सन ने। हिंदी को आम बोलचाल की भाषा कहा ग्रियर्सन ने। असम का चैतन्य शंकर देव, महाराष्ट्र का चैतन्य तुकाराम और गुजरात का चैतन्य नरसिंह मेहता। ठीक है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगला क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आर्टिकल 343 से लेके 351 तक सारे आर्टिकल हम कवर करेंगे। ठीक है। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगली इंपॉर्टेंट क्लास चाहिए तो कमेंट भी करना पड़ेगा। थैंक यू।